अपने फैंस को एंटरटेन करने के लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी की और नरेंद्र मोदी की संसद में किए गए 50 दावों की और 50 वादों की। देखते हैं नरेंद्र मोदी ने दरअसल कहा क्या, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सभी दलों के नेताओं के बयानों के बाद, उनके भाषणों के बाद अपनी बात रखी। कुछ झलकियां हम दिखाते हैं क्या कहा नरेंद्र मोदी ने। उसके नसीब में तो वो सरकारी स्कूल है, उसके नसीब में तो वो सरकारी अस्पताल है, और इसलिए सरकार का ये सबसे पहला दायित्व होता है कि वे गरीबों की सुने और गरीबों के लिए जिए। अगर हम सरकार का कारोबार गरीबों के लिए नहीं चलाते हैं, गरीबों की भलाई के लिए नहीं चलाते हैं, तो ये देश की जनता हमें कतई माफ नहीं करेगी। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस सरकार की पहली प्राथमिकता है, और हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों से पले हुए लोग हैं, जिन्होंने हमें अंत्योदय की शिक्षा दी थी। गांधी, लोहिया और दीनदयाल जी तीनों के विचार सूत्र को हम पकड़े तो आखिरी मानवीय छोर पर बैठे हुए इंसान के कल्याण का काम इस शताब्दी के ये राजनीतिक चिंतन के तीनों महापुरुषों ने हमें एक ही रास्ता दिखाया है कि समाज के आखिरी छोर पे जो बैठा हुआ इंसान है उसके कल्याण को प्राथमिकता दी जाए। हमारी वो प्रतिबद्धता है। अंत्योदय का कल्याण ये हमारी प्रतिबद्धता है। गरीब को गरीबी से बाहर लाने के लिए उसके अंदर वो ताकत लानी है ताकि वो गरीबी के खिलाफ जूझ सके। गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा औजार होता है शिक्षा। गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा साधन होता है अंधश्रद्धा से मुक्ति। अगर हम गरीबों में अंधश्रद्धा के भाव पड़े हैं, अशिक्षा की अवस्था पड़ी है, अगर उसमें से उसको बाहर लाने में सफल होते हैं तो इस देश का गरीब किसी के टुकड़ों पर पलने की इच्छा नहीं रखता है। वो अपने बलबूते पर अपनी दुनिया खड़ी करने के लिए तैयार है। उतना सम्मान और गौरव से जीना। और ये नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जब बोला करते थे, तरह तरह के कयास लगाए जाते थे, तरह तरह के आरोप लगते थे, तरह तरह से लोगों को प्रभावित भी करते थे और अपनी बयानबाजियों से चर्चा में भी रहे, और आखिर में जनता के प्रतिनिधि के रूप में अब देश के प्रधानमंत्री हैं और संसद से संबोधित कर रहे हैं। और संसद में से ज़्यादा लोगों का सहयोग उन्हें ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी तेवर लगभग वही नरेंद्र मोदी के। बातों में लच्छेदार भाषाओं का उपयोग करते हैं और काफ़ी कुछ नरेंद्र मोदी ने कहा है। देखते हैं क्या करते हैं।
इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है 3 प्रमुख अतिथि हमारे साथ हैं। हमारे साथ जयंत मानकर जी हैं। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार है। हमारे साथ अनिल गलगली जी है, वरिष्ठ पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं अरविंद तिवारी जी, महासचिव हैं महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयंत जी, शुरुआत आपसे करते हैं। चूंकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को होना था, किन्हीं कारणों से वो हमारे साथ नहीं आ सके। थोड़ा सा मामला इस तरह का हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने को कोई है नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद अपना पक्ष रख चुके हैं। बात हमें करनी है। जयंत जी, प्रधानमंत्री के रूप में संसद के अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों का जवाब देते हुए और जितने देशवासियों को क्या संदेश देने का प्रयास किया है नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जवाब में? बारीकी से देखें तो मेरे हिसाब से राष्ट्रपति का अभिभाषण यानी और कुछ नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का 2014 का मैनिफेस्टो है। एक प्रकार से जिस प्रकार का राष्ट्रपति का भाषण 52 से लेके कुछ बीच के 8-10 साल छोड़ दीजिए, जिसमें से वाजपेयी के 6 साल या फिर मोरारजी देसाई और जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर्स बने उनके 6 साल, उनके थोड़े से 8-10 साल छोड़ दे, तो एक जो कांग्रेसी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता था वो एक पूरी तरीके से बीजेपी का बन गया है। और ये इसके लिए बन सका है क्योंकि 272 का जादुई आंकड़ा नरेंद्र मोदी ने खुद के भरोसे पे पार किया है। अगर वो आंकड़ा 272 के नीचे होता था, 200 के नीचे होता था, तो क्या ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में बताई हुई हर एक बात आ सकती थी? बिल्कुल। यानी जो उनके मैनिफेस्टो में था भारतीय जनता पार्टी के, उसी को एक प्रकार से उन्होंने कांग्रेसी नेता जो आज राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी के मुख से बुलवाया गया है। एक अच्छी चीज आपने कही है कि कांग्रेस के नक्शे कदम पर बिल्कुल घोषणा पत्र को आगे बढ़ाया है और लबोलुबाब यही है कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रधानमंत्री के दौर में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण दिया करते थे, बिल्कुल उसी का वृहद रूप है। अपने घोषणा पत्र को थोड़ा सा वृहद कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में शामिल कर दिया गया। कुछ चीजें ऐसी जो कांग्रेस की सरकारें किया करती थी, अभी अनौपचारिक बातचीत के दौरान हम और अरविंद जी बात कर रहे थे, कुछ कांग्रेस जब निर्णय लिया करती थी, कांग्रेस कुछ अमल करती थी तो बड़ा वावेला बजता था, लेकिन उन्हीं चीज़ों को अपने शब्दों में जब भारतीय जनता पार्टी करती हुई प्रतीत होती है तो कहीं इस कदर वावेला अभी नहीं बजता। नई सरकार है, थोड़ा मौका शायद लोग देना चाहते हैं। अरविंद जी, आप किस रूप में लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो ये आज उत्तर प्रधानमंत्री जी ने दिया है, राष्ट्रपति की एक मजबूरी होती है, उनका भाषण जो है वो स्वयं नहीं बनाते, वो सरकार बना के उनको देती है, उनको वो पढ़ना होता है। आज राष्ट्रपति जी की हम परिस्थिति को हम समझ सकते हैं कि जिस भाषण को उन्होंने पढ़ा वो स्वयं उनके पॉलिसीज की आलोचना पर उस सरकार के राष्ट्रपति ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, एक संवैधानिक मंत्री रहे हैं इस देश में, तो उन्हीं के पॉलिसीज की आलोचना आज उनको करनी पड़ी। तो बट ये बात दूसरी है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की जो आज जवाब थी आज पार्लियामेंट में, मैं ये मानता हूँ कि ये मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी चुनाव समाप्त हो चुके हैं, अब भाषण बंद करें तो उतना बेहतर होगा। चुनाव समाप्त हो गए हैं, कोई चुनावी सभा में आप भाषण नहीं दे रहे थे, आप कुछ काम पे आए। आप 16 मई को आपको जनादेश मिल चुका है, 26 को आपने शपथ विधि ले ली है और आज उसके बाद भी एक 15 दिन और बीत चुके हैं। सिवाय कॉस्मेटिक जिसको बोलते हैं ना, एक आमूल चूल ऐसे दिखावा करने के, आप आज तक कुछ नहीं कर पाए। महंगाई की बात करते हैं तो आपके ही लाई हुई एनडीए के समय की पॉलिसीज जो थी, जहाँ पे पेट्रोलियम के प्राइसेस को डीलिंग करने की बात हो रही थी, ये पॉलिसीज आपने किया था कि जो उस समय देखिए 1991 से मेरा मानना है, जब से मार्केट इकोनॉमी की तरफ में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और अर्थ मंत्री मनमोहन सिंह के दौर में जब ये पॉलिसीज जब परिवर्तन किया गया, उसके बाद से हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे कितनी भी सरकारें आई गई, उन्होंने एक तरह से इकोनॉमी को उस दिशा में चलाने का काम किया और इकोनॉमिक दृष्टिकोण पे कभी भी ज़्यादा बड़े फर्क या मतभेद किसी भी सरकार में नहीं। इस बार आपको लग रहा है कि इस बार फर्क लग रहा है आपको? नहीं, फर्क नहीं,
बात कैसी है कि वही चीज को घुमा घुमा के पेश कर रहे हैं। मैं जो कहना चाहता सरकार में समझ गए अरविंद जी कि विपक्ष में रहना, विपक्ष में रहकर टीका टिप्पणी करना और सरकार चलाने में नहीं, अब जैसे अभी कुछ मैं बातें बोलता हूं, आज उन्होंने आते ही सबसे पहले हम अनिल जी की भी राय ले लें, हम आते हैं आपके पास भी। अनिल जी, प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दो अलग अलग नरेंद्र मोदी, अंदाज लेकिन वही, संसद में भाषण दे रहे हैं, लेकिन लग रहा था बिल्कुल कि किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं। बातें बहुत अच्छी, सरकारी जो उनकी नीतियां होंगी जिस तरह से भी करेंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो जो वादे किए हैं, जो जो घोषणाएं की हैं, उस पर अमल करना उतना आसान होगा? निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी तो उन्हें पारी उनकी शुरू हुई है और ये तो देश का मतलब एक अलग सा एक मौका है कि पहले के प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं थे, ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। तो जब आदमी बोलता है, करता है, तो उसमें खामियां निकाली जाती है। निश्चित तौर पर हमें उनको 5 साल का मौका देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने आज महिलाओं की सुरक्षा की बात की, जो बलात्कार को लेकर जो उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्यों से जो प्रतिक्रिया आती है राजनेताओं की, काफ़ी शर्मसार है। क्योंकि जब बलात्कार होता है तो उस पर निदान करने के बजाय जिस तरह से अखिलेश सिंह यादव हो, चाहे महाराष्ट्र में आर पाटिल हो, उन्होंने जो बयानबाजी की है, निश्चित तौर पर एक शासक को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने जो आज जो बात कही नरेंद्र मोदी ने, एक प्रधानमंत्री के अलावा एक व्यक्ति के तौर पर मैं उनकी बात से सहमत हूँ। दूसरी बात, उन्होंने हर परिवार को घर मिले, क्योंकि आज देश में जो परिस्थिति चल रही है, मुंबई जैसे शहर में भी हम मकान खरीदने के लिए लोगों की क्षमता नहीं है। क्योंकि जो सरकार है, जैसे आज म्हाडा मुंबई में काम कर रही है, वो बिल्डर बन के काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो सरकार को अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। और थर्ड जो उन्होंने बात कही है, जो रेलवे का ढांचा बदलने की, आज रेलवे की जो स्थिति है, आज निश्चित तौर पर पिछले 40 से 50 वर्षों की तुलना में पिछले 2-3 वर्षों में यूपीओ की गवर्नमेंट में भी काफ़ी विकास हुआ है, रेलवे ने काफ़ी तेज़ी से काम किया है। मगर इसके बाद भी अगर हम चीन, जापान और अन्य देशों की तुलना करें तो आज भी हम पिछड़े हुए हैं। तो उन्होंने जो बातें की है, 3-4 मुद्दे अगर हम उसे देखेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हिंदुस्तान को इसकी आवश्यकता है। जो चीज़ें कही हैं, अगर उस पर अमल होता है तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन अमल करना क्या इतना आसान होगा? और लुभावने वादे करना, लुभावने दावे करना और जनता को एक सपने दिखाना बड़ा आसान होता है, पर सपनों को हकीकत में बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। जैन जी, क्या जिस तरह के सपने दिखाए गए हैं कमोबेश वही है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, कमोबेश वही है जो 1952 से हम देखते चले आ रहे हैं? राष्ट्रपति का अभिभाषण, प्रधानमंत्री का, सभी सदस्यों का, ग्रुप नेताओं का बयान और उसके बाद प्रधानमंत्री का जवाब। कुछ चीज़ें ऐसी जो लगता हो कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, उस दिशा में प्रयास करने चाहिए, महंगाई कंट्रोल में होनी चाहिए, या इस तरह के कोई जो जनहित के कार्य हैं, आपको लगा कि वो कोई ठोस बात उनकी बातों से नजर आ रही है कि इसे प्रायोरिटी दी जाएगी, या फिर शब्दों के जाल में उलझे रहे? देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, एजुकेशन और हेल्थ, वैसे भी ये 4-5 चीज़ें जो है वो तो बेसिक प्रायोरिटी रहती है। और अगर अपन इलेक्शन के दौरान के भी कुछ नरेंद्र मोदी जी के कुछ स्पीचेस निकाले तो मुझे कुछ इतने करोड़ घर बनवाने हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है, या फिर हर रास्ता, या फिर गंगोत्री की बातें चल रही है, ट्रांसपोर्ट की, या है अभी सरकारी अस्पतालों की बातें, स्कूल की बातें, तो यानी उनका जो कंसंट्रेशन है वो हरदम ये 5 चीज़ों के ऊपर रहेगा। और क्या कोई गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं, हमारा इन 5 चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, हम कुछ और करना चाहेंगे? नहीं, बेसिक चीज़ें यही रहती है। 1-2 चीज़ें इसमें अलग है कि भारत की 125 करोड़ की पॉपुलेशन और उनके हिसाब से अपने पास कितना पैसा है और ये क्षेत्र में हम कितना पैसा डाल सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये महत्वपूर्ण है। इसमें प्रायोरिटीज़ देना, उस प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना। और जैसा आते ही उन्होंने, मुझे इससे अलग मेरे को एक अच्छा निर्णय लगता है कि उन्होंने आते ही एक बात कही कि चलो डिफेंस में 100% FDI आ जाए।
और लोगों ने उसका बहुत स्वागत किया, क्योंकि डिफेंस के ऊपर जो होने वाला खर्चा है, हो सकता है वो ये 5 बेसिक चीज़ों के ऊपर डाइवर्ट हो जाए। जैसा एफडीआई के ऊपर कई पार्टियां लेफ्टिस्ट रहे या तृणमूल भी रहे, एफडीआई के ऊपर हरदम अपोज करती रहती है। एक्चुअली अगर एफडीआई आने से अगर जो गवर्नमेंट का ट्रेजरी है, अगर ये 5 चीज़ों के ऊपर अगर डाइवर्ट होता है, तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोटी कपड़ा और मकान, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह जो भी कुछ है, इसमें सरकार ने कुछ काम किया है, ये दिख सकता है। और मेरे हिसाब से मैं फिर से 1991 पे जाऊंगा कि एफडीआई लाने का पूरा श्रेय मैं कांग्रेस के नरसिम्हा राव को दूंगा। उस दौर में भी विरोध हुआ और आज भी विरोध हो रहा है, लेकिन ये गलत है। लेकिन अब विरोध करने वाले सत्ता में है। तो आने वाले ये बड़ा रोचक होगा कि हमने जिस चीज का विरोध किया उसी को समर्थन करना पड़ रहा है और उसी को अमल में लाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो ये एक बड़ा रोचक मामला होगा इस सरकार के लिए। एक ही वाक्य, मेरे हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी की फाइनेंस स्ट्रेटेजी या डिफेंस स्ट्रेटेजी में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता, लेकिन सड़कों पर हमने फर्क रहता है होम मिनिस्ट्री में, बस इतना ही है। बस होम मिनिस्ट्री में फर्क होता है, थोड़ा सा विदेशी मामलों में भी दोनों लचरता आती है। बिल्कुल दोनों एक ही रहते हैं। हाँ, तो इस पर हम आते हैं, इस पर राजनीति क्या कहती है, अरविंद जी के पास आएंगे। लेकिन एक मामला अनिल जी आपसे जानना चाहेंगे कि स्कैम इंडिया के नाम से जाना जाता है, इंडिया को स्कैम के नाम से जाना जाता है, उसे स्किल्ड इंडिया बनाने की बात उन्होंने कही है। स्कैम पर आपकी काफ़ी बारीक नज़र रही है, आप आरटीआई के माध्यम से कई घोटालों का पर्दाफाश कर चुके हैं। आपको लगता है कि स्कैम फ्री होने में भारत को बड़ी आसानी से ये करा पाएंगे वो लोग जिसमें अपराधियों का भी लंबा शुमार है? संसद में कई अपराधी सत्ता पक्ष के भी गए हैं, अपराधी प्रवृत्ति के, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। तो ये क्या इतना मुमकिन हो पाएगा? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो ये जो उनकी जो बयान था वो काफ़ी विरोधाभास है, क्योंकि आज जो इंद्रजीत सिंह राव जो रक्षा राज्य मंत्री बनाए गए हैं, उन्हें उनके ही किरीट सोमैया ने विरोध किया था। उन पर मुंबई की एक ज़मीन कल्पतरु नामक बिल्डर को बेचने का आरोप था। इसके अलावा जो पीयूष गोयल जो भी ऊर्जा मंत्री है, वो शाहिद बलवा के सीए थे। तो स्कैम इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो जो अभी नरेंद्र मोदी के जो मंत्रिमंडल है उसमें भी कई ऐसे विवादित चेहरे हैं जिन पर आरोप लग चुके हैं, कईयों का एजुकेशन का मामला चल रहा है। तो इस तरह से अगर हम परिभाषा करेंगे कि फला गवर्नमेंट में ये था और हमारे गवर्नमेंट में ये नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर ये गलत है। तो और कथनी बड़ी आसान होती है, करनी थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि स्कैम इंडिया के नाम से हिंदुस्तान पहचाना जाता है। ये हर एक भारतवासियों के लिए दर्द है। मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की छवि बाहर है, क्योंकि जो इंडिया में चर्चा होती है, जो मुंबई में चर्चा होती है, निश्चित तौर पर बाहर होती होगी। इसका कोई अभी तो हम सबूत दे नहीं सकते हैं, मगर जिस तरीके से उन्होंने जो बयानबाजी की है निश्चित तौर पर गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान की अलग अलग पहचान है, उसे भी लोग बाहर जानते हैं। तो जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ चीज़ें कही है उस पर हम 100% सहमत नहीं है। अभी पूरी तरह से सत्ता पक्ष के सत्ता केंद्र में आ चुकी है, शायद अभी नरेंद्र मोदी जी उसे पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाए, वरना स्कैम इंडिया जैसे शब्द को, इंडिया को स्कैम से जाना जाता है, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा होता है तब ये माना जाना चाहिए कि देश का एक सबसे महत्वपूर्ण नागरिक बोल रहा है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री भी इस तरह से कहे तो थोड़ी सी एक भावना कुछ अलग तरीके की आती है। इसे राजनीतिक रूप से किस तरह से देखा जाए, अरविंद जी क्या कहेंगे? क्योंकि पूरी तरह से ये एक राजनीतिक बयान हो सकता है। नहीं, राजनीतिक नहीं, लेकिन स्कैम तो हुए हैं। नहीं, देखिए इससे तो इनकार स्कैम मैं बात करता हूँ। अब 3 यूपीए सरकार में, खास करके यूपीए 2 में, क्योंकि यूपीए 1 की बात नहीं कर सकते, यूपीए 1 के बाद हम यूपीए 2 में हम सत्ता में आए। यूपीए 2 में स्कैम्स के नाम से हमें मतलब यूपीए को बदनाम करना काम हुआ। सबसे पहला हुआ 2G स्कैम, कोल माइंस के आवंटन और कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन। जी, मेरा ये बोलना है कि तीनों जो स्कैम्स, जो कथित स्कैम्स बोले गए, तीनों स्कैम्स बोले गए कैग के रिपोर्ट्स के आधार पे। आप देखिए 2G स्कैम के जो आंकड़े 1,75,000 करोड़ का नुकसान जो कहा गया, वो कैग का एक अनुमानित फिगर के ऊपर का रिपोर्ट था। सिमिलरली कैग ने ही कोल माइंस के आवंटन पे पॉलिसी को लेके उन्होंने अपनी आपत्तियां जताई थी। साइमल्टेनियसली कॉमनवेल्थ गेम्स के भी ऑडिट के रिपोर्ट्स में कैग ने अपना आपत्तियां दर्ज की थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी के एक बयान को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जी,
जैसे ही उनकी पार्टी जीतने के बाद प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए, नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला बयान क्या दिया कि कैग की रिपोर्ट के आधार पर हम भ्रष्टाचार का पैमाना नहीं नाप सकते और कैग की रिपोर्ट को भ्रष्टाचार के पैमाने के आधार पर हम नहीं देख सकते। आपने पूरे यूपीए को डिस्क्रेडिट किया, कैग की रिपोर्ट के आधार पर आपने 3 भ्रष्टाचार की बात की और आज आप स्कैम इंडिया की बात कर रहे हैं। यह शर्मनाक बात है। राजनीति करते हैं आप और आज अचानक, और वही गुजरात में कैग ने आपके ऊपर और आपके सरकार पे विभिन्न फील्ड्स पे कितने आपने आक्षेप किए हैं, ये हमने देखा है। आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लोकायुक्त का आप विरोध किए गुजरात में, ये भी हमने देखा है। आपने करप्शन फ्री की बात करते हैं, जैसे अभी गलगली जी ने कहा, वो ये कह रहे हैं हम स्कैम इंडिया को हम स्किल इंडिया में कन्वर्ट करेंगे। सही दिख रहा है मुझे। पीयूष गोयल जो किसी समय बलवा को स्कैम करने की नीतियां दे रहे थे, आज उसको स्किल में कन्वर्ट करेंगे शायद। तो यानी ये हमें देख रहे हैं कहीं ना कहीं। बेदखल कर देना चाहिए ऐसे मंत्रियों को जिन पर दाव निश्चित तौर पे आज राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर इन्हीं के एक सांसद जो आज यहाँ वापस सांसद अच्छा, हैं। कैसी स्थिति होती होगी अरविंद जी जब आरोप लगाने वाला और जिस पर आरोप लगे हैं, आरोप जिस पर लगे हैं वो मंत्री बनकर जवाब देता हो और जिसने आरोप लगाए हैं वो भी उसी सदन में बैठा हो? नहीं, वो चुप बैठ रहा है बेचारा। आज वो सांसद है, वो आइडियोलॉजी की बात कर रहा था, आज वो बेचारा मंत्री नहीं बन पाया। आज जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहा है वो शपथ ले रहा है। यूपीए 1 में राव इंद्रजीत सिंह रक्षा राज्य मंत्री थे, आज भी रक्षा राज्य मंत्री हैं। यही किरीट समय उन पे कल आरोप लगा रहे थे कि भ्रष्ट हैं। आज उनकी पार्टी ने राव इंद्रजीत को सांसद बना दिया, मंत्री बना दिया। तो आज राजनीति का किरीट खेल समय की परिस्थिति को समझ सकता हूं। जी, राजनीति का खेल बड़ा गड़बड़ है। राजनीति में ये आम बात है, कल के दोस्त आज के दुश्मन होते हैं और आज के दुश्मन हमने पहले कल दोस्त भी बन सकते हैं। एनडीए के सरकार में भी हमने देखा किस तरह से कारगिल तो शहीदों के लिए कफन खरीद तक में इन्होंने किया है जी, भ्रष्टाचार की। मतलब तो ये स्कैम इंडिया की जो बात करते हैं, उस समय यूटीआई के 60,000 करोड़ के स्कैम्स, तो इस तरह की तमाम बातें हैं। तो आज स्कैम इंडिया की बात कर रहे हैं और उसको स्किल इंडिया में कन्वर्ट करने की परिभाषा समझ में नहीं आती। तो ये इस पूरे मामले को उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आते हुए और सपने दिखाने की जब बारी आती है नरेंद्र मोदी की, वो जब सपने दिखाते हैं, जयंत जी क्या फर्क महसूस करते हैं पिछले दिनों के नरेंद्र मोदी को, आज के नरेंद्र मोदी को, और भविष्य में क्या ये नहीं लगता कि बिल्कुल उसी ढर्रे पर चलेगी ये सरकार? एक बात का मैं फिर से जो पहली बार मैंने बोला था कि इस बार की बीजेपी की सरकार को देखते हुए आप वाजपेयी की 6 साल की एनडीए की सरकार को भूल जाइए, क्योंकि इस बार की बीजेपी की सरकार एक अकेले इन आदमी की है, वो है नरेंद्र मोदी। दूसरी बात, एक मत भूलिए कि 1984 से 2014 तक पहली बार 30 साल में एकमात्र सरकार आई है कि जिसने 272 का आंकड़ा पार किया है। सर्वाइव होने के लिए, हाँ, हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए उनके पास उनको किसी जयललिता या किसी ममता से हाथ मिलाना पड़ेगा, लेकिन सरकार में बच के रहने के लिए आज इस बीजेपी की सरकार को पंजाब के अकाली दल की या महाराष्ट्र के शिवसेना की भी जरूरत नहीं है कि जो बीजेपी के सबसे पुराने दोस्त माने जाते हैं। जी, ये अगर बातें हम ख्याल रखेंगे और उसके बाद हम पैमाने इससे ही समझ में आ गया कि उन्होंने संख्या बल के आधार से भी अपने सहयोगी दलों को उनकी जगह बता दी, उनकी जगह, जबकि शिवसेना ने ऐसा कुछ बोला था कि हमको ये मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी का उसके ऊपर कुछ भी बयान नहीं आया। बाद में बोला गया कि उद्धव साहब ने बात की होगी, उनकी क्या बातें हुई और उन्होंने क्या बोला गया। ये उन दोनों दलों के बीच का मामला है, लेकिन जहां तक देश का जब मामला आता है, वही तो मैं गुजरात के बारे में वही कि इनकी नरेंद्र मोदी नाम की जो एक स्ट्रेटेजी है वो शुरू हुई 23 सितंबर 2001 से, और मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, उन्होंने कुछ किया भी होगा, गुजरात के रास्ते अच्छे होंगे, गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी मिलती होंगी, गुजरात में कुछ उन्होंने पानी के बारे में कुछ नदियाँ जोड़ने का कुछ, या साबरमती का उन्होंने अच्छी तरह से बांधा भी होगा। लेकिन एक बात सही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो रिपोर्ट बनाते हैं वो रिपोर्ट मासेस का माइंडसेट देखते हुए नहीं बनाते, वो रिपोर्ट बनाते हैं उनके हिसाब से। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ना करते हुए अगर तुम ये करते थे तो सरकार का पैसा थोड़ा बहुत बच सकता है। राजकीय नेता जो सोचते हैं नहीं, अगर ये करने से भले ही थोड़ा पैसा ज्यादा जाएगा, लेकिन अगर इतने लोगों को अगर ये सुविधा मिल रही है तो ये करना चाहिए। मैं इसको आपका एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा कि एक नियम है
कि एमबीबीएस के अलावा किसी भी डॉक्टर को किसी भी अस्पताल में अपॉइंट नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में खुद एक शरद पवार ने एक बार असेंबली में एक चीज बोली है। तो बोले अगर ये स्ट्रेटजी हम रखेंगे तो रूरल एरियाज में हमको भेजने के लिए डॉक्टर नहीं मिलेंगे। फिर हमने थोड़ा सा इसको डाइल्यूट किया, बोला चलो बीएमएस है तो अब हम आपको भेज सकते हैं। तो कैग बोलता है बीएमएस को भेजना यानी गलत है। तो क्या हम पत्रकार लोग हैं, हम तो हेडलाइन दे रहे थे कि कैग ने इनको ऐसा ऐसा कहा और कैग ने कहा था कि बीएमएस ना करे, फिर भी ये बीएमएस भर रहे। कई बार राजकीय नेता जो भी सत्ता में रहे वो ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं और यानी डिसीजन लेने में और इससे पहले का उनका बैकग्राउंड क्या है, वो अपने बैकग्राउंड में विपक्ष में रहे हैं। केंद्र अपने राज्य की सत्ता उन्होंने 12 वर्ष संभाली है, लेकिन अपने राज्य के नाम पर केंद्र की सरकार का विरोध करते रहे। नहीं, लेकिन ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी को ये कैग का रिपोर्ट का राजकीय उपयोग ना करे, ये जो उनका वाक्य है ये उन्होंने इलेक्शन के कैंपेन के दौरान क्यों नहीं उसी का पालन किया। बहुत सी चीजें जब सत्ता आती है तो परिवर्तन आते हैं। बिल्कुल विपक्ष में बैठना, विपक्ष में बैठकर बयानबाजियां करना, विपक्ष में बैठकर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, सत्ता चलाना उतना ही मुश्किल होता है। और उसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्हें सत्ता के बीच से सामंजस्य भी बनाकर रखना है और विपक्ष के लिए भी उन्होंने कहा है कि विपक्ष के सहयोग के बिना सरकार नहीं चलती। ये इस देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक बहुत ही अच्छा मामला है। लेकिन सभी जब भी प्रधानमंत्री जो भी बना हो उसने विपक्ष का साथ लेने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन कितना देता है कितना लेता है, ये बड़ा रोचक होगा अगर इस पर पूरी स्टडी की जाए और अनिल जी इस पर एक बढ़िया सी आरटीआई निकालें कि कितना विपक्ष का सहयोग लिया सरकारों ने। अरविंद जी, अगर इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आने वाले दिनों को हम कह नहीं सकते कि नरेंद्र मोदी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर से देखा जाए कमजोर विपक्ष के रहते सरकार में क्या अहंकार जैसा लगेगा? सरकार क्या अपने तरीके से काम करने की छूट उसे मिली हुई है, अपने तरीके से ही चलेगी? पहले मैं विपक्ष की बात करता हूँ। जब एनडीए शासनकाल था 1999 से 2004 के दौर में, तो कई पॉलिसीज लिए गए थे। जैसे जीएसटी की एक संकल्पना आई थी, वैट की जगह पे जीएसटी को लाने के बारे में एक ग्रुप बनाई गई थी। यूपीए 2004 में उस विषय को कंटिन्यू किया गया, लेकिन दिक्कत ये कि जिन लोगों ने इनिशिएट किया 2004 के पहले, जिन लोगों ने इनिशिएट किया 2004 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद जीएसटी में जैसे ही यूपीए ने क्या काम किया कि उस स्टडी ग्रुप के ऊपर जो चेयरमैन थे वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के एक मुख्यमंत्री को ही नामित किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओवरऑल उसका विरोध करती रही पूरे 5 साल उसका विरोध किया। यानी विरोध के बाद के ये समर्थन, जबकि उन्हीं के राज्य के एक मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष थे उस कमेटी के, और आज जो है वापस सत्ता में आ गई है। तो अब हम सत्ता में आ गए। आज जो जीएसटी के बारे में उनकी भूमिका क्या है? अरविंद जी, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। अच्छा, जिस पर हम पहले मेरी एक बात रह गई थी अधीरी। जी जी जी, ग्रुप ऑफ हमारे पास समय अभाव है। अरविंद जी, एक बात तो समझ में आई, हम तीनों अतिथियों की बातों से एक बात समझ में आई कि विपक्ष में रहकर जितनी बयानबाजियां और दावे किए गए थे, सरकार में आने के बाद उसे अमल में लाने में थोड़ी दिक्कतें होंगी, मुश्किलें होंगी। नरेंद्र मोदी को इस पे किस तरह से वो पार पाते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप तीनों आए, आप तीनों ने अपनी बातें रखी, बहुत से विषय छूट रहे हैं, हम जरूर आप लोगों को फिर इस विषय पर आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता से विपक्ष में रहते हुए, सत्ता के कमान संभालते हुए और सत्ता में आकर जिस तरह के उन्होंने दावे किए हैं, इस पर हमारी नजरें रहेंगी। मुद्दे की बात में आज सलमान को और मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए 11 न्यूज़। बदायूं गैंगरेप मामले में मुख्य